नमस्कार। आज हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस परियोजना का नाम है इम्प्रूविंग न्यूकमर्स मेंटल हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज और यह परियोजना फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज के समर्थन के माध्यम से संभव हो पाई है। इसे विकसित और प्रस्तुत किया डॉक्टर पॉली चावनानी, जो कि एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसे डिज़ाइन किया है और इसे आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि ऑल्सो इस प्रोग्राम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। मेरा नाम कविता है। स्वीकरण प्रस्तुतियों की श्रृंखला सार्वजनिक शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए विकसित की गई है। कुछ सामान्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। प्रस्तुतियां शोधकर्ता या लेखक के विचारों को व्यक्त करती हैं और जरूरी नहीं है कि वे यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हों। फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज और यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। ये प्रस्तुतियां पेशेवर सलाह नहीं देती हैं। हालांकि इसमें दी गई जानकारी को अच्छी तरह से रिसर्च किया गया है, लेकिन हम इसकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं देते हैं। यूसीसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सामग्री पर निर्भरता के कारण होने वाली किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यूसीसी और संपादक कॉपीराइट या अन्य किसी भी संबंधित मुद्दों के लिए भी जिम्मेदार नहीं। आइए बात करते हैं लेखक के बारे में। डॉक्टर पॉली चावला अल्बर्टा प्रांत में एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास लगभग 20 सालों का अनुभव है। इन्होंने 2011 में नई दिल्ली से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की उपाधि प्राप्त की है। एक चिकित्सक या थेरेपिस्ट के रूप में इन्होंने उत्तरी अमेरिका में बसने से पहले अफ्रीका और एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम करते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी। ये पीटीएसडी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, साइकेट्रिक कंडीशन जैसे कि साइकार्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक पेन, मोटर व्हीकल एंड वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स में विशेषज्ञ है। ये सर्वाइवर्स ऑफ अब्यूज की सहायता करने में भी माहिर है। ये एक जो प्रमाणित ईएमडीआर थेरेपिस्ट और इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपिस्ट भी हैं। टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसे कि हम एसयूडी बोलेंगे, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा व्यापक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में से एक है। ये परिवारों को, व्यक्तियों को और समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन यानी कि DSM-5, वो कहते हैं कि जो एसयूडी रिलेटेड जो भी विकार हैं और उनके निवारणों की गंभीरता के डायग्नोसिस और असेसिंग के लिए हमें एक लिस्ट दी गई है। यह दस्तावेज बताता है कि कौन कौन से द्रव्यों की श्रेणियां हैं, क्या क्या उनके प्रभाव हैं और उनके विड्रॉल की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और उसके क्या क्या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक जो प्रभाव है वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो ये प्रचास्का की जो स्टेजेस हैं, जो हमें बताती हैं कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस में मॉडल होती हैं, जो इसका व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर जो प्रभाव पड़ता है और इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी लेवल पर वो क्या क्या हो सकता है। इटियोलॉजी ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, तो इसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर, रिसर्च से पता चलता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी कंपोनेंट, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। स्पेसिफिक जीन, न्यूरोट्रांसमीटर प्रणालियाँ और विशेष रूप से जो डोपामाइन को रेगुलेशन होता है, उसकी वजह से उनका जो न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है और वो इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हमने देखा है कि ट्विन एंड अडॉप्शन स्टडीज से पता चलता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन एडिक्टिव बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन कौन से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी वजह से लोग सब्सटेंस यूज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे कि अगर वो ऑलरेडी एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हैं तो वो ज़्यादा एसयूडी के भी शिकार होने के चांसेस हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है या ज़्यादा एम्पैथी सीकिंग आपका बिहेवियर है, आपको पेन फील नहीं होता है या ज़रूरत से ज़्यादा फील होता है, तो आप इस तरह के मामलों में एसयूडी के शिकार ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रॉमा और स्ट्रेस, अगर आपके बचपन में बहुत सारा ट्रॉमा है, पीटीएसडी है, आप लंबे समय स्ट्रेस का
सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग मैल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में एसयूडी को अपना लेते हैं। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसके पर्यावरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो कम उम्र में अगर आपने घर में एक्सपोजर हुआ है या बाहर आपको एक्सपोजर हुआ है, तो उसको एसयूडी जो है वो उसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। घर की डायनेमिक्स, अगर घर में खराब माहौल है, निगलेक्ट हो रही है, या माता पिता में से कोई इसका सेवन करता है, तो उनके सब्सटेंस अब्यूज़ की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड सर्कल से उनके सब्सटेंस अब्यूज़ की संभावना बढ़ जाती है। और अगर बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, तो क्यूरियोसिटी की वजह से या किसी और रीज़न से इसके उपयोग की दर बढ़ जाती है। सोशल और कल्चरल क्या रीज़न हो सकते हैं? तो जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है या बेरोज़गारी होती है, वहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ ज़्यादा होता है। बहुत सारी कल्चर्स जो होती हैं, वो अल्कोहल कंजम्पशन को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर मानती हैं। मीडिया का प्रभाव होता है, जहाँ पे इस तरह के बिहेवियर को प्रमोट किया जाता है। न्यूरोबायोलॉजिकल कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे लोग अपने आप को पुरस्कार देने के लिए, या अपने आप को खुश रखने के लिए, या अपने आप को प्रेज़ करने के लिए इस तरह के सब्सटेंस को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर उनकी लाइफ़स्टाइल बन जाती है। और जिनका डोपामाइन डिसरेगुलेशन है, जैसे कि हमने अभी सुना था, तो वो अपने डोपामाइन को इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, और वो कंटिन्यूअसली जब भी वो कोई सब्सटेंस लेते हैं, तो उससे जो उनको रेगुलेशन या डिसरेगुलेशन मिलता है, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। न्यूरो अडेप्टेशन होता है, उनका दिमाग की संरचना इस तरह की है कि अगर वो इसे बंद कर दे, तो वो अपने आप को जीने लायक नहीं समझ। DSM-5 क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस यूज़ और रिमिशन, और इसके रिमिशन की वजह से क्या-क्या हो सकता है। तो उन्होंने जो 11 क्राइटेरिया बताए हैं, जो कि इम्पेयर्ड कंट्रोल, सोशल इम्पेयरमेंट, रिस्क यूज़ और फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया के अंडर आते हैं। अगर पदार्थ को इच्छित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में या लंबे समय तक लेना, उससे हम एसयूडी को मान सकते हैं। इस तरह के जो पदार्थों के सेवन को कम करने से या नियंत्रित करने से उनका जो विलिंगनेस होती है, या उनके जो अटेम्प्ट्स होते हैं, वो हमेशा फेल हो जाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये एसयूडी को फेस कर रहे हैं। कोई भी जो सब्सटेंस है, उसको कंट्रोल करना, उसको यूज़ करना, और उससे बाहर निकलने में काफ़ी टाइम वो इंसान जो है अपना लगा रहा है। उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड्स हैं, या फिर ज़रूरत है इसको सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए। बार-बार उपयोग के परिणाम स्वरूप उनका जो स्कूल है, या वर्क प्लेस है, या जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस के कारण उनके जो है फैमिली में या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, या सोशली जो है वो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस तरह के सेवन, अल्कोहल के सेवन के कारण, या किसी भी तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण, वो इम्पोर्टेंट अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ दे रहे हैं या कम कर दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में उसका बार बार उपयोग करते हैं जहाँ की ये फिजिकली डेंजरस है। फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी ऐसा जॉब कर रहे हैं जहाँ पे अल्कोहल डेंजरस हो सकता है, बट वो फिर भी उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके बहुत सारी जो अवेयरनेस है अपनी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम के, उसकी प्रति उनकी नमनेस बढ़ रही है, और वो कंटिन्यूअसली इन सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं। उनकी सहनशीलता जो है वो कम होती जा रही है। अगर वो उन्हें चीज़ नहीं मिलती है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। प्रत्याहार का अनुभव करना, वो बहुत सारे जो पेन होता है, उससे राहत पाने के लिए इस तरह के सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं, और अपने यूज़ को जो है कंट्रोल। इनके छूट के लिए DSM-5 के क्या मानदंड हैं, कि वो बोलते हैं कि अगर हल्का लक्षण है, तो 2 से 3 लक्षण हैं अगर इन 11 में से, तो उनको मानेंगे कि वो हल्के लक्षण हैं। फिर मध्यम 4 से 5, गंभीर के लिए 6 या उससे ज़्यादा। तो रिमिशन को किस तरह से करते हैं? अर्ली रिमिशन, कम से कम 3 महीने तक वो इसके बिना रह सकते हैं, या बिल्कुल कम कर दिया है। और 12 महीने से कम समय का वो जो इन फैक्टर्स में से कोई वो एग्जिबिट नहीं कर रहा, तो हम मानेंगे कि अर्ली रिमिशन में है। सस्टेन रिमिशन में है, जब 12 महीने या उससे ज़्यादा तक इनमें से किसी भी फैक्टर को एग्जिबिट नहीं करते हैं, तो हम मानते हैं सस्टेन रिमिशन। कौन-कौन सी श्रेणियाँ होती हैं और उनके क्या-क्या प्रभाव होते हैं? अल्कोहल यानी शराब, प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं?
यूफोरिया का जो होता है वो रिलैक्सेशन होता है, इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन होता है हाथ पैरों में, जो हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल से इंड्यूस्ड आदमी होता है वो किस तरह से चलता है या फिर अपने डिसीजंस लेता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है और रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब नहीं लेते हैं तो ट्रेमर्स होती हैं, स्वेटिंग होती है, नोजिया, उल्टी आना, हेल्यूसिनेशन, सीजर्स और डिलीरियम ट्रीटमेंट्स। साइकोलॉजिकल क्या क्या होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अग्रेशन और सुसाइड रिस्क। ओपियोइड्स के लिए जैसे कि जिसमें शामिल है हेरोइन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडिन और फेंटेनाइल। इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अग्रेशन और सुसाइड रिस्क। और इसके विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अगेन एंग्जाइटी, मांसपेशियों में दर्द होना, पसीना आना, उल्टी, दस्त, अनिद्रा और लालसा। इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म डिप्रेशन हो जाता है, डिसीजन मेकिंग उनकी ख़राब हो जाती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, सोशल आइसोलेशन और सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है। स्टिमुलेंट्स जैसे कि कोकेन, मेथाम्फेटामाइन और एम्फेटामिन, इनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज एनर्जी, अलर्टनेस और डिक्रीज एपेटाइट होती है। और जब विड्रॉल होता है तो थकान होती है, डिप्रेशन होता है, भूख में वृद्धि हो जाती है, नींद में खलल होता है और सुसाइड के जो विचार हैं वो ज़्यादा आते हैं। इनके वजह से क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रभाव होते हैं, चिंता बढ़ जाती है, आक्रामकता बढ़ जाती है और मतिभ्रम होने लगता है। कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर इफेक्ट्स, तो इसी में फर्दर अगर हम जाएंगे तो कैनबिस या भांग के बारे में बात करते हैं। इसका ज़्यादा खुराक में अगर आप लेते हैं तो रिलैक्सेशन फील होता है, ऑल्टर्ड परसेप्शन होता है, इंक्रीज्ड एपेटाइट, इम्पेयर्ड मेमोरी एंड साइकोसिस इन हाई डोजेस। जब विड्रॉल होता है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, निद्रा हो जाती है, बेचैनी होती है, भूख नहीं लगती है और डिप्रेशन बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, प्रेरणा में कमी, संज्ञानात्मक हानि और मनोवृत्ति का बढ़ जाना। हेल्यूसिनोजेशंस में क्या होता है, एलएसडी, साइलोसाइबिन, पीसीपी, इनसे क्या क्या होता है, ऑल्टर्ड परसेप्शन, हेलुसिनेशन, सिंथेसिया एंड डिसोसिएशन। जब विड्रॉल होता है तो उसकी कोई क्लासिक विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जो मतिभ्रम और फ्लैशबैक कंटिन्यूसली बने रहते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ये एचपीडी, यानी कि आपके मतिभ्रम कंटिन्यू बने रहना, और एंग्जाइटी और बहुत सारे साइकोटिक एपिसोड होना। बेंजो डायडियाजेपाइंस यानी कि ज़ैनेक्स, वैलियम और एटिवेन, इनकी वजह से बेहोशी, मांसपेशियों में आराम और उत्साह हो सकता है। विड्रॉल सिम्टम्स में सीजर्स आना, एंग्जाइटी होना, कंपन होना, ट्रेमर्स होना और नींद नहीं आना शामिल है। इसकी वजह से मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाता है, मेंटल स्टेबिलिटी हो जाती है और सुसाइड आइडिएशन की भावनाएं बढ़ जाती हैं। पदार्थों की श्रेणियाँ और उनके प्रभाव। निकोटिन, निकोटिन में क्या क्या होता है, इंक्रीज अलर्टनेस, रिलैक्सेशन और मूड एनहांसमेंट हो जाता है। विड्रॉल सिम्टम्स में इंक्लूडेड है चिड़चिड़ापन, चिंता, ध्यान केंद्रित करने की कठिनाई, अवसाद और भूख में वृद्धि। मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं कि बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीटेशन साइकिल्स होती हैं, मनोदशा में उतार चढ़ाव होता है और इसके ऊपर एक डिपेंडेंसी बन जाती है। इनहेलेंट, जो जिन चीज़ों को आप इनहेल करते हैं, गोंद, पेन थिनर और नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी वजह से यूफोरिया, डिजीनेस, हेलुसिनेशन और डिसोरिएंटेशन होता है। विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं नौसिया, यानी कि मतली आना, ट्रेमर्स, कंपन होना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द। और इसकी वजह से कौन कौन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो जाते हैं और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बन जाती है। इस तरह के एसयूडी की वजह से जो हमारे साइकोलॉजिकल और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, यानी आपकी जो मेमोरी रिटेंशन होता है वो कम हो जाता है, लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा लेवल पे इम्पैक्ट होती है। लंबे समय तक अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी और इम्पेयर्ड जजमेंट हो जाता है, यानी आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, आप स्थितियों का जो है उचित आकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है और हमारी इनेबिलिटी हो जाती है कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इमोशनल डिस्टर्बेंस,
तो हमें सभी को पता है कि जो हम मैलाडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ जब इन सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं तो हम बाकी चीज़ों में भी जो है इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। लंबे समय तक लेने से मूड में उतार चढ़ाव रहता है, चिड़चिड़ापन होता है और आत्महत्या के विचार आते हैं। तो जब विड्रॉल फेज होती है तो हमारा इमोशनल स्टेट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है। साइकोलॉजिकल और दूसरे तरह के जो इम्पैक्ट होते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के, वो सोशल और रिलेशनशिप इश्यूज। इस तरह के लोग नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप्स को नहीं जी सकते हैं। उनमें उनका जो व्यवहार होता है बदल जाता है, बेईमानी हो जाती है, जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, नेगलेक्ट करते हैं अपने रिश्तों को, अपने जॉब को, क्योंकि एक फैमिली में जो होते हैं कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि एसयूडी से जो भी प्रभावित व्यक्ति है वो अपने सब्सटेंसेस को पाने के लिए या यूज़ करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो इस तरह से उनकी नौकरी छोड़ने के या परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है और वो समाज में भी अलग थलग पड़ जाते हैं। नशे की लत से जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है उसकी वजह से उनकी फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, हम सभी को पता है ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। इसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो जाता है और न्यूरोबायोलॉजिकल जो भी समस्या है वो हो सकती हैं। ओपियोइड की वजह से अक्सर सांस लेना या डिप्रेशन या ओवरडोज की वजह से मौत के कारण बढ़ जाते हैं। जबकि जो स्टिमुलेंट्स होते हैं इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक या फिर कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। इंट्रावेनस ड्रग यूज में जब लोग इंजेक्शन को शेयर करते हैं तो इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि HIV और हेपेटाइटिस या नेजल शेयरिंग प्रैक्टिसेस की वजह से जो अलग बीमारियां हैं वो एक दूसरे में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मल न्यूट्रिशन और वीकेंड इम्यून फंक्शन तो इन सभी लोगों में एक कॉमन सिम्टम है। लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब जब आपकी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है तो आप लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के सब्सटेंसेस बहुत ही महंगे होते हैं। तो आप उनको जो अपने फाइनेंसेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप अगर नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं तो आप DUI की वजह से किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। और वित्तीय रूप से कोई जो भी व्यक्ति है वो जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज़ों पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो वो लोग कर्जे में डूब जाते हैं, बेघर हो जाते हैं और फिर वो और भी ज़्यादा इन सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और फिर आपकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, मेंटल स्टेट होती है और आपकी ओवरऑल जो लाइफ होती है वो डिग्रेड हो जाती है। SUD के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम सबको पता है कि जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं उनमें ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये को एग्जिस्ट करते हैं। वो PTSD, शिज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, उनकी मेडिकल कंडीशंस ये सब नॉर्मल होती हैं, जो नॉर्मली को एग्जिस्ट करती हैं। हेपेटाइटिस या HIV एड्स होना, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, लिवर डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और क्रोनिक पेन कंडीशंस। सो ये साइकिल होती है। इनकी वजह से या तो पर्सन सब्सटेंस यूज़ कर रहा होता है और सब्सटेंस यूज़ की वजह से ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। कोमॉर्बिड डायग्नोसिस, इसके साथ और कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स अक्सर पाए जाते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, सीजर्स उनको होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर जैसे कि इंसोम्निया या स्लीप एपनिया कॉमनली पाया जाता है। इसके अदर फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन क्या-क्या हैं? तो जो जिन लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ की एडिक्शंस हैं, वो साथ-साथ गैम्बलिंग के एडिक्शन भी मिल सकता है। उनको इंटरनेट या गेमिंग में एडिक्शन होता है, फूड एडिक्शन होता है, सेक्स या पोर्नोग्राफी का एडिक्शन होता है। तो कंपल्सिव एंगेजमेंट जो होता है वो इनको इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होने में ज़्यादा प्रेरित करता है। कुछ लोगों को ये एक्सरसाइज का एडिक्शन हो सकता है। हालाँकि एक्सरसाइज अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो उनकी लाइफ़स्टाइल को इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली। वर्क एडिक्शन हो सकता है, कुछ-कुछ लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं और वो उनकी पर्सनल लाइफ़ और रिश्तों को नुकसान पहुँचा सकता है।
साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या क्या हो सकती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। सीबीटी के बारे में हमने पढ़ा है, क्योंकि ये गलत विचारों को फिल्टर करने में हेल्प करता है। और जो इंटरव्यूअर होते हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यूज, उसकी वजह से लोग चेंज होना चाहते हैं। प्रचेस्का की जो स्टेज ऑफ चेंज मॉडल साइकिल है, उसके हिसाब से अगर इस पर हम काम करें तो बहुत चेंजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। सो फर्स्ट है प्री कंटेम्पलेशन, तो कोई इंटेंशन नहीं है चेंज होने की, लेकिन फिर कंटेम्पलेशन है, वो उनको पता चल रहा है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं जिस चेंज को कंसीडर कर सकता हूँ। फिर प्रिपरेशन होती है, एक प्लान बनाना चेंज के लिए। एक्शन, इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियरल चेंज, है ना। मेंटेनेंस, फिर उस जो चेंज आपने किया है उसको सस्टेन करना ओवर अ टाइम पीरियड। रिलैप्सेस, अब आप जब चेंज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स शो कर रही है, तो आप रिटर्न हो जाते हैं सब्सटेंस एब्यूज की तरह, आपको फिर से रीअसेसमेंट चाहिए होता है। और फिर क्या है, मेडिकल असिस्टेड ट्रीटमेंट। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इस तरह के सब्सटेंस एब्यूजेस से आपको निकलने में हेल्प करती हैं। और कौन-कौन से फैमिली लेवल पे क्या-क्या इंटरवेंशंस हो सकती हैं, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट से जो होता है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। कोडिपेंडेंसी ट्रीटमेंट, यानी आप एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंट हो अच्छे बिहेवियर के लिए। और पेरेंटिंग प्रोग्राम, जो नए हमारे एडोलेसेंट्स या टीनेजर्स होते हैं उनको इन सबसे बचाने के लिए पेरेंटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। कम्युनिटी लेवल पे हम क्या-क्या कर सकते हैं स्कूल में, एजुकेशन दें कि ये गलत है, इसके क्या-क्या बैड इम्पैक्ट्स हैं, क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं। हार्म रिडक्शन एंड स्ट्रेटजीज बताएं कि अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो आप उसको कैसे सेफली यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, आप जो अपने इंजेक्शन हैं उनको शेयर नहीं करें, या फिर एक जो भी एक सेफ एनवायरनमेंट में इनका यूज़ करें, सेफ क्वांटिटी में इनका यूज़ करें। और फिर पॉलिसी एडवोकेट करना, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम उनकी उपलब्धता ही अगर आसानी से नहीं हो या फिर वो नहीं अवेलेबल हैं, तो उनका यूज़ करना जो है वो कम हो जाता है अपने आप। इसका कंक्लूजन, सब्सटेंस रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की एक ज़रूरत है, ताकि हम उनको इफेक्टिवली इंटरवीन करके ख़त्म कर सकें। जब हम DSM-5 को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और बहुत सारी डिफरेंट तरह की इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी लेवल पे अगर हम साथ में एम्प्लॉय करते हैं तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और हम एडिक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सकते हैं और सपोर्ट रिकवरी प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं। आपको अगर निःशुल्क परामर्श सेवाओं की सहायता की थेरेपी की ज़रूरत हो तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और UCCA के वेबसाइट पे ucca.ca पर जाकर के हमारी टीम के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। इस सबको सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और गुड बाय।